नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुनाहों का देवता भाग 7। आज मैं भूमिका में कुछ नहीं कहूँगा। सुधा चुपके से आई। किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो एक बच्चे की तरह सुधा मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम। हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रुंध गया और आँख छलछला आई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा, नहीं नहीं। और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी की कार का भोंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे, यह तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पेटिकों में आकर कार रोकी थी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफ़ी से कुर्सी खींच कर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे, सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बटी अब मसूरी चला गया है, वहाँ से उसने मुझे बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार करते वक्त चोट लग गई है, तो मैं आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा? चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, पम्मी ने कहा। जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूँगा, चंदर ने कहा। अच्छा, विदा, पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे, इनमें आंसुओं का स्वाद है। अभी रोई थी क्या? सुधा झेंप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर, तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का साथ इसी तरह रहे। और पम्मी ये बात कहकर चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई और सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिनती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे ठिगने से गोरे से गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर मुझे महत्वपूर्ण बना रहे हैं। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया। यह हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर, और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्युनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तू नहाई ले शंकरी, फिर चाय ठंडाई जाइ हो, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी। शायद वह खुश थी क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका हूँ, चाय में पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे ज़रा स्वराज भवन भी जाना है और 2 बजे की गाड़ी के वापस चले जाना है मुझे। शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए और कुछ भी रुके नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिनती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई, यह लोग हमारी तरह छूत पात नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत हैं, ये तो करिस्तान हैं। हमरो धर्म बिगाड़े ही हैं क्या आके? बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही शादी तय कराई थी, लड़का बताया था, और दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफ़ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लग रही रह गई तो स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी? अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिनती, पहचान तो ना है, पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो वो, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफ़ी बड़े थे, लेकिन देखने में बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूँगा, और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया। वे उठकर चली गई।
थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी। फिर अंदर आकर चंद्र से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंद्र की आवाज़ सुने रोटी चंद्र के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी लड़की है, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी ही एक लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतर जातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया कि क्या कहें। तो तोहरे अबहिन कौन बसी है गो? तू ही कहो, ना ही बहुरिया ले आऊ तो सुधी के अकेले मन ना लगे, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सा सो लूँ या जाने दीजिए? आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंद्र से कहा। 1 बजे तक चंद्र शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंद्र को तो कैलाश से ज़्यादा शंकर बाबू पसंद है। बात करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में से उनकी पत्नी मर गई थी। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता है। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने के लिए है ही नहीं। वह मजदूरों के लिए एक साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीति के क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई, उसने चंद्र को बुलाया। चंद्र बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं ये कितने देर में जाएंगे? क्यों? कह रही हैं अब चंद्र को थोड़े याद है कि सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। चंद्र हंस दिया, कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँगी सुधा दीदी से कि इनको अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा देंगे और ब्याह करने के बाद शिक्षा आप पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंद्र जेब गया। पाजी कहीं की, बहुत बेशरम हो गई है। पहले मुँह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया है बेशरम। हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुरा कर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ। यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिएगा। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, यह बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह संभव है शंकर बाबू? मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन से कर लीजिए। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे और अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले। हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं, और फिर भी लड़की की बुआ तो कभी यह स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों से तड़क भड़क कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए इस जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा तभी वह राजी हुआ। इसलिए इसे आप मान लीजिए। फिर विवाह के बाद तो ज़िंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो शुभस्य शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊँ, आपका काम कर दूँ, शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रही। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंद्र ने हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ली और उसे उलट पुलट कर देखा और बोली, एक ऊ आए रहे जूता खोर, एक ठो कागज़ थमाई के चली गओ और एक गहरी सांस लेकर चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छुपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंद्र। डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ
कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार के साथ विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बाड़ियाँ और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी से किसी रेस्तरां को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रखती। चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए कहा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है, चंदर बोला और बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है। सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ आशार लिखे हैं जो गेसू ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं नहीं कर सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी, हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंदर ने सुधा की उदासी को दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा उसे। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा, सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए ही कर रही हो, उसकी आज्ञा मान कर रही हो, फिर यह आंसू कैसी? छी! और यह माला सामने रखकर क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी कि बतलाऊं? बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त के मोती को माला दी और उसे दांत से तोड़कर कहा कि देख रहे हो, इसके अंदर राम नाम है या नहीं। स्वयं माला सामने रखकर देख रही थी कि इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप, गिलहरी कहेंगी, सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से में कहा। फिर सुधा तकिए से टिक कर बैठ गई। आज गेसू नहीं है, मुझे गेसू की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसको कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफ़े उसने सुनाया था कि ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो न सके या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी में अंतिम पंक्ति है कि मौजें न हमारी हो सकी, तूफ़ा भी हमारा न हो न सका। वाह, बहुत अच्छी पंक्ति है, चंदर ने कहा। आज गेसू होती तो बहुत सी बातें करती, सुधा बोली। देखो चंदर, ज़िंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था, क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे। तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन देनी होगी और पापा को भी जीतकर किसी दूसरे से हार जाना होगा। और अभी तय भी नहीं हुआ है, और महीने भर बाद मेरी। सुधा थोड़ी देर चुप रही और फिर, और दूसरी बात जो मैंने तुम्हें बताई थी, उसने कहा था जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर नीचे से, तब मालूम होता है हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुके हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फ़ायदा, आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो हैं ही मेरे देवता। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे दूर, तो इन स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा। तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसू के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों का झगड़ा हो गया था। चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ। चंदर एक फीकी सी हंसी हंस कर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची बनी रहेगी। हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन ज़िंदगी तो ज़बरदस्ती सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती है। आओ चलो लॉन पर चलें, शाम को तुमसे ही बातें करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी। जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी
और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आईं तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरिया बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का घर भंडार बनाया गया था। उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजिन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियाँ और सोफ़ा सेट निकाल कर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पतले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महाराजिन और बिनती में घंटों भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा, आपन लड़के बच्चे का ब्याह कियो तो कतरनी अस जबान चलाए लियो, अब इन हर काम में टांग काहे अड़ावत हो, तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी उतने ही हाथ भी तेज थे। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5-6 तरह की दाल लेकर आई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मुंगौरी डलवाई, चावल की कचौरियाँ बनवाईं और सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजिन तथा गांव की महारानी ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था उतना बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती और उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय दे देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती। फिर दोपहर को चावल और दाल बिनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात रात भर जाग कर गाती या फिर दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो बिनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजवाऊंगी वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम। लेकिन रेशम के चमकदार, रंगीन, उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास, स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नज़रों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई, चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलछला आते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और शची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस ना होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं? बिनती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी न किया हो अपनी ज़िंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राइजिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने, पुलिस लाइन्स अर्जी देने, मजिस्ट्रेट के यहाँ रुपया निकालने, बैंक, सामियाने का इंतज़ाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम, खाने परोसने के बर्तन का इंतज़ाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर घर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती कि सुधा ने फिर आज कुछ नहीं खाया, तो उसका मन होता कि वह सिर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज़्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर में चंदर के कुछ प्रतिवाद नहीं करते बना। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़क कर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी, लेकिन ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है, उसे बुला लाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूजे होठ, रूखे बाल, मैली धोती,
निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो क्या कर रहा है चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया है सुधा रानी। आज तो पैर जवाब दे रहे हैं साइकिल चलाते चलाते, जैसे गांठें पड़ गई हूँ। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा। शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली। लाओ पैर दबा दी तुम्हारे। अरे पागल हो गई? चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, एक गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली। अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट कर आंखें पोंछ लीं। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी बुरा भला मान पाऊंगे, पर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा। लो, हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली। अच्छा, अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दी तो आऊँगी आपके यहाँ। उनका भी नाम लिख दीजिए, वरना बुरा मान जाएंगे। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वही कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बातें करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर सके। अब क्या करना है चंदर, जैसा कह रहे हो वैसा कर तो रही हूँ। अभी कुछ और बाकी है, बता दो अभी कर डालूँ। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही बाकी है, बिनती ने कार्ड समेटते हुए सुधा को डांट कर कहा। रख इसे, चल उठा के। चंदर की आज्ञाकारी बनी है, ये भी हमारी जान की गाहक हो गई है। अब हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांगे तोड़ दूंगी, पाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा, अभी आया सुधा। और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नज़दीक आती जा रही थी। सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठा जा रहा था, और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है और मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं, तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पतले, कालीन, दरियाँ और सब कुछ बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिरने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी की आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं में धोने के बजाय पत्तले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ 2 आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है, और जिस वक्त आदमी के हृदय का कण कण क्षति विक्षित हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर से आसमान और पांव सले धरती फट जाती है, उस समय उसे शादी साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी में अपना चक्र पूरी तरह चला ही दिया था। मानो करोड़ों तूफान घुमड़ते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच रहा था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थी कि उसके कानों से टकरा कर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज़्यादा तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था सिर्फ एक ओर। शादी का दिन। सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं थी, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो बताए चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश तब आया जब बिनती ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई और बारात आने के 2 दिन पहले उसे छत पर, जहाँ सुधा रो पड़ी थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतकरण के घावों की कसक से घबरा कर, जैसे कोई आदमी एकांत के कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है और भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है।
बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता था। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते में सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज़ याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे क्षण क्षण भी बैठने का मौका न मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींच कर एकांत में ले आई, जहाँ उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता, उसका पाप, उसकी मुस्कान, उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी स्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरतन मोड़ पर खड़े थे। अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह कुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था। दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीला धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिकटे हुए बाल और नाक पे बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया था। न चेहरे पर सुसुकता थी, न कठोरता, न रूप, न ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था जैसे सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और जिंदगी लूटी है, वरन आवाज़ भी लुट गई है और निर्वता भी। वैभव भी लुट गया है और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछकर उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई। चंदर और सुधा का खाना रख कर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर तो मैं अपना धीरे संभालूंगा, बताओ। और तुम ही यह कह रही हो? और फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज़ में चीख चीख कर कही, चंदर अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था, लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबरा कर बोला। सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर के पाँव में मुंह छिपाया था। उठकर बैठो ठीक से सुधा, इतना समझ-बूझकर यह सब करती हो? छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदर। पापा से कह दो आज तो बोल लें, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह फफक फफक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते देख बिनती खड़ी हो गई। दीदी रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ? और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछती हुई चली गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई, कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रुआई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और उसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया गया था। भावुकता से क्या फ़ायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले हमेशा के लिए अलग होने से सुधा को इतना मौका मिला, और उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही था, जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हॉल में कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 बजे ही आ गया था। जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी कुछ इंतजाम वह कर आया था। जलपान का इंतजाम करके केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अर्दन से आवाज़ लगाई है, जाने का हम मर गई मुझौसी। अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो, काम में तन दीदो ना लगत है। बेसन का कनस्तर कहाँ रखा है? अभी आए, बिनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिनती की पुकार मचती थी और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढ कर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज़ में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहाँ से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तश्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटा है, खा लो चंदर, अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करने को नहीं कहूँगी। सुधा बोली,
चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नानखटा इलाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना। तुम्हें हमारी कसम है, मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊँगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं, आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने ग्लास में पानी दिया, उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाल लिया। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबा दबा कर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया है चुपचाप। अब तुम कमज़ोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से ख़त्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी, इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा। खिला दिया, सुधा ने बोला। देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूँगा, चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। चंदर तौलियाँ लेकर चला गया। चूँकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब को 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवा कर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले लगकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब, नमस्ते नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया, अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज़ थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार, कपूर ने चाय पीते हुए बोला। अच्छा, तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह मियाँ, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लीफ़ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम ही पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ, आपकी दुआ है, चंदर ने सिर झुकार कर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर में व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा, हंसमुख और शालीन है कि जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया, अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकाल कर घर में गया। देखो सुधा, औरतों को घेरे बैठी है और महावर लगा रही है। बिनती कनस्तर में घी निकाल रही थी। चंदर गया और बिनती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में हो तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था, आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा बिनती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिनती की बाह में चिकुटी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझाए क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने जोर की घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिनती ने कनस्तर में मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं? शाम को बारात चढ़ी, सादी सी बारात। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पैजामा पहना था और सिर्फ टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना कर दिया था कि वह घूंघट बिल्कुल नहीं लेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए। घर का काम काज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था।
मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंद्र के सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंद्र को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फब्तियाँ कस रही थीं। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा ने उसने कहा, बंटी को हमारे पास भेज दो। बंटी आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आँख के इशारे से चंद्र को बुलाया और चंद्र जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो, धीरे धीरे बताओ ना, चुपके से। चंद्र ने सभी का परिचय बताया, कामनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में। जब चंद्र बता रहा था तो बिनती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या? वाह अरे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंद्र से पूछा, इसका ब्याह तय नहीं हुआ है क्या? हो गया, चंद्र ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है, मंडप में भी इसलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। बिनती झेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था कि उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का ख्याल आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कहीं। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंद्र ने बिनती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फ़ायदा? बिनती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे में सीढ़ियों पर चंद्र बैठा हुआ था, बड़ा चिंतित सा। कभी शंकर बाबू की ओर देखता, कभी सुधा की ओर। सुधा ने उसकी निगाह मिली तो वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसको देखती रही। चंद्र ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे जवाब क्या दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। एक बार चंद्र की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कायरता थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। एक गंभीरतम विश्वास, एक उपामहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदन, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुँह से कहलवाना चाहते हो क्या? क्या सारा सुख लौटकर आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा, लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वर में अपने कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी की एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंद्र ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ, सोए रहे ऊपर, खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को हो। कुछ खाए पियो ना है तो पड़वे रहो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंद्र ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिनती औंधी पड़ी सिसक रही है। बिनती, बिनती, उसने बिनती को पकड़कर हिलाया। बिनती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंद्र ने गले हुए रूंधे से कहा। बिनती उठकर एकदम चंद्र की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंद्र, अब क्या होगा? चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिनती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और बिनती का माथा सहलाते हुए अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिनती चुप हो गई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंद्र के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंद्र तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते जाते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए। अच्छा, चंद्र ने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज़ बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो? क्यों? बिनती उठकर चली गई नीचे। चंद्र लेटा रहा। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस में जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेशे रेशे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के द्वारा मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले किसी बाराती औरतों की आवाज़ें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता रहा, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, कभी शायद नींद ही आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का रौ भी शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर जाने लगे। वह आवाज़ों से अब पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंद्र ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली।
धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जगा कि अब अगर वह आंख बंद भी करता तो जैसे पुतलियों से छा जाती, और एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसने थोड़ी सी आंख लगी। किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियाँ, कड़े, चूड़े, गले में पहने बड़ी सी नथुनी, डोरे के सहारे कान में बंधी हुई आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही, बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी सामने भाग्य रूठा हुआ हो और देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल रखे। तुम बहुत महान हो, मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो भी कुछ थी उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए हो सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायताने ज़मीन पर बैठ गई और गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे ज़मीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा, बहुत मुश्किल से रूधे गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेगा। सुधा ने चंदर के पांव पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पांव पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली, धीमे धीमे निशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं, अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराते भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर का था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पाँव रखा कि बिनती पाँव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख ही रही थी कि बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी और फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल एकदम शांत थी। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी, बाकी लोग डेवढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को इस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब के यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास गया और खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नीची चाची के पास बैठ गया। उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन ज़रूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। या मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर दूध की चाय पीने लगूँ। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रख कर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे। वहाँ तू घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना, भावुकता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आँख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा ही उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक एक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना पापा। और बिनती को गांव मत भेजना,
चंदर को अब घर पर ही बुला लो, तुम अकेले पड़ गए हो, और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर, ये पुर्जा बिनती को दे देना। देखो, मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पहुंचा उसे मालूम नहीं।